की क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी बच्चों का स्वागत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट चल रही है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आज का टॉपिक है सबसे पहले साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी देखें तो साइटोक्रोम एक ही प्रोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। यहाँ साइटोक्रोम सी की संरचना देखें तो साइटोक्रोम सी की संरचना हीमोग्लोबिन के जैसे ही होती है, अर्थात पोरफायरिन संरचना ही होती है या पोरफिन संरचना ही होती है, जिसमें आयरन परमाणु के साथ 4 पिरोल वाले नाइट्रोजन परमाणु द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं और ये सारी चारों पिरोल वाले परस्पर ऑर्थो स्थिति वाले कार्बन से CS डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई रहती है। यहाँ देखें तो इनमें जो साइटोक्रोम सी है, इसका जो आयरन सेकंड है वो आयरन थर्ड में परिवर्तित होता रहता है, अर्थात आयरन सेकंड व आयरन थर्ड के मध्य परिवर्तन होता रहता है और इस परिवर्तन के कारण ही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। यहाँ इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना सेम हीमोग्लोबिन जैसी ही होती है, लेकिन जो चारों पिरोल वाले हैं उनमें जो प्रतिस्थापी समूह है वो डिफरेंट है, इससे हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल से साइटोक्रोम सी की संरचना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हेमरिथ्रिन। हेमरिथ्रिन में देखें तो हेमरिथ्रिन जो निम्न श्रेणी के जीव हैं उनमें संपूर्ण त्वचा के कारण ही श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो संपूर्ण त्वचा के कारण श्वसन क्रिया संपन्न होने का कारण यह है कि उनकी त्वचा पर हेमरिथ्रिन पाए जाते हैं और इस हेमरिथ्रिन या ये हेमरिथ्रिन इन जीवों में होमोग्लोबिन के समान कार्य करता है, अर्थात श्वसन का कार्य करता है। इसमें देखें हेमरिथ्रिन में तो 2 आयरन परमाणु होते हैं और दोनों आयरन परमाणु में से एक आयरन परमाणु की उपसंयोजकता रिक्त रहती है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो दोनों के ही 6 होते हैं, लेकिन यहाँ 6 के 6 संतुलित है आयरन के और यहाँ आयरन का एक संतुलित नहीं है, रिक्त है। वैलेंसी कोवैलेंसी रिक्त है, वैलेंस है यहाँ। तो यहाँ इस आयरन परमाणु के साथ ये O2 जुड़ जाता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हेमरिथ्रिन बनाता है, ये ऑक्सी हेमरिथ्रिन। यहाँ देखें, फिर मैं आपको बता दूं, हेमरिथ्रिन में 2 आयरन परमाणु है, दोनों में से एक आयरन परमाणु की उपसंयोजकता रिक्त रहती है जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है और इस प्रकार ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किसमें, निम्न श्रेणी वाले जीवों में। अगला टॉपिक है हमारा क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु आयनों की जैविक भूमिका। हम यहाँ देख रहे हैं जो क्षारीय धातु उसमें से 2 कौन से, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, और क्षारीय मृदा धातु उसमें 2 कौन सी, कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयन अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, किसके लिए, जैविक शरीर के लिए या जैविक क्रियाओं के लिए। तो सबसे पहले देखें जो सोडियम प्लस है और वो कैल्शियम +2 आयन है, इनमें देखो नाम के अंत में दोनों में ही A है, अर्थात ये कोशिका का जो जीव द्रव्य है उसके बाहर की ओर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा कौन सा बचा, पोटेशियम प्लस और मैग्नीशियम +2, ये कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर की ओर अधिक सांद्रता अवस्था में पाए जाते हैं। सांद्रता का इतना अधिक अंतर होता है इन आयनों का, उन आयनों को प्रतिसंतुलित रखने के लिए कोशिकाओं में एक पंप होता है जिसको हम सोडियम पंप कहते हैं, वो कार्य करता है। और इन आयनों के विनिमय के लिए जो ऊर्जा, आयन या तो कोशिका जीव द्रव्य के बाहर की तरफ जाएंगे या अंदर की ओर आएंगे, इनके विनिमय के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ATP के जल अपघटन से होती है, अर्थात एक ATP अणु का जब जल अपघटन करते हैं तो उससे ऊर्जा मुक्त होगी और इस ऊर्जा के कारण 3 सोडियम प्लस आयन कोशिका जीव द्रव्य के बाहर की ओर चले जाएंगे, कहां से, अंदर से, और बाहर से 2 सोडियम प्लस आयन तथा 1 H+ आयन कोशिका जीव द्रव्य के अंदर की ओर आ जाता है और इस प्रकार कोशिका के अंदर ग्लूकोज उपापचय, एंजाइम की सक्रियता तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए पोटेशियम आयनों की आवश्यकता होती है। साथ ही ग्लूकोज व एमिनो एसिडों का सोडियम आयनों के साथ
युग्मन के द्वारा ही विभिन्न कोशिकाओं में इनका परिवहन होता है, अर्थात ये सोडियम के साथ जुड़कर ही आगे जाते हैं। इस प्रकार सोडियम पंप के द्वारा सोडियम प्लस आयन या पोटेशियम प्लस आयनों का नियंत्रण रखते हैं। यहाँ देखें तो कोशिका की जो भित्ति होती है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। ये कोशिका की भित्ति है और इस कोशिका की भित्ति के ऊपर, ये कोशिका की भित्ति है मान लो, और इस कोशिका भित्ति के ऊपर एक एंजाइम होता है सतह पर जो कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएज कहलाता है। और इस एंजाइम के कारण कोशिका भित्ति के बाहर की ओर अंदर की ओर कुछ स्थान बन जाते हैं, वहां सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस आयन जुड़ जाते हैं। कोशिका के बाहर की ओर पोटेशियम प्लस आयन आकर जुड़ जाएंगे और कोशिका के भित्ति के भीतर की ओर सतह पर सोडियम प्लस आयन आकर जुड़ जाएंगे। इसके कारण इस एंजाइम के द्वारा, एटीपीएज के द्वारा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज के कारण। और इस प्रकार जैसे ही इधर पोटेशियम जुड़ गए, इधर सोडियम जुड़ गए, अब ये पूरी की पूरी कोशिका भित्ति ऐसे रोटेट होगी। रोटेट होते ही, घूमते ही एक साथ सारे सोडियम आयन कोशिका जीवधरों के बाहर की ओर आ जाते हैं और पोटेशियम आयन सारे अंदर की ओर आ जाते हैं। अर्थात ये जो कोशिका भित्ति है ये इस प्रकार कार्य करती है जैसे एक घूमने वाला दरवाजा हो, और यहाँ आयनों का विनिमय भी हो जाता है। अर्थात सोडियम आयन बाहर की ओर चले जाते हैं और पोटेशियम आयन अंदर की ओर चले जाते हैं। यहाँ अगला टॉपिक है कैल्शियम आयनों की भूमिका। कैल्शियम आयनों की भूमिका दे तो सबसे पहला तो यही है कि जो जैविक शरीर है उसमें जो हड्डियां है या ढांचा है शरीर का, वो कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना हुआ होता है और इस कैल्शियम +2 आयनों के रूप में विद्यमान रहते हैं। इस कारण अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डियां भी कमजोर हो जाएगी और रोग हो जाता है। सेकंड, हम देखें कि पौधों में, पादपों में जो कोशिका भित्ति है वो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। अगर कैल्शियम नहीं है तो पादपों में जो कोशिका भित्ति है वो कमजोर हो जाएगी। थर्ड देखें तो दांत का जो एपेटाइट है वो कैल्शियम से ही बना होता है। साथ ही दांतों की जो ऊपरी सतह है जिसको हम एनेमल कहते हैं वो फ्लोरो एपेटाइट का बना होता है। ये दोनों भी क्या है, कैल्शियम के ही यौगिक है, एपेटाइट और फ्लोरो एपेटाइट। थर्ड देखें हम यहाँ तो मानव शरीर में कोशिकाओं के बाहर जीवद्रव्य में आयनिक संतुलन बनाए रखने के लिए सोडियम प्लस आयन तथा कैल्शियम +2 आयनों की सांद्रता संतुलित रहती है। आयनों का विनिमय या कैल्शियम +2 आयनों का विनिमय कैल्शियम पंप के द्वारा होता है और कैल्शियम +2 आयन के कारण ही पेशियों में संकुचन होता है। पेशियों में जो संकुचन होगा वो कैल्शियम +2 आयनों के कारण ही होगा। कैसे, हम देखें यहाँ पेशी संकुचन की क्रिया में सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एसआर है, से कैल्शियम +2 आयन मुक्त हो जाते हैं। कब? जब पेशी संकुचित होती है। यह क्रिया बहुत ही कम समय में होती है जिसके कारण जीवद्रव्य में कैल्शियम +2 आयनों की सांद्रता 100 गुना तक बढ़ जाती है। जब भी जैसे संकुचन क्रिया के बाद पेशी ढीली होती है तो उसी समय सर्कुलर या सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, एसआर द्वारा कैल्शियम +2 आयनों का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। पुनः क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है और इस प्रकार कैल्शियम आयनों की सांद्रता संतुलित बनी रहती है। और ये जो विनिमय हो रहा है कैल्शियम +2 आयनों का, इस संतुलन के कारण ही जीवद्रव्य में तंत्रिका तंत्र तथा दिल की धड़कन सही बनी रहती है। अगर कैल्शियम +2 आयनों की सांद्रता इनबैलेंस हो गई तो जैविक शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है वो भी इनबैलेंस हो जाएगा, काम कम करेगा और साथ ही हार्ट की डिजीज भी हो जाएगी। यहाँ हम देखें इन आयनों के लिए जो विनिमय हो रहा है वो ऊर्जा प्राप्त या उसके कारण जो ऊर्जा चाहिए वो एटीपीएच के जलावघटन से प्राप्त होती है। जो एटीपीएच जलावघटित होकर जैसे ही एडीपी में परिवर्तित होगा तो शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। इस प्रक्रम में काम आने वाले उत्प्रेरक फास्फोहाइड्रोलिसिस तथा फास्फोट्रांसफेरेसिस दो एंजाइम है। कौन सा? फास्फोहाइड्रोलिसिस और फास्फोट्रांसफेरेसिस, जो कि दोनों एंजाइम किसके बने हुए हैं? मैग्नीशियम +2 आयनों के
बने होते हैं, अर्थात मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम +2 पंप सुचारू रूप से कार्य करता है जब ये एंजाइम हो तो ही। इस प्रकार प्रोटीन के संरूपण व संरचना की स्थायीकृत करने का कार्य भी कैल्शियम के द्वारा ही, अर्थात प्रोटीन का संरूपण और संरचना बनी रहे, ये किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण ही होता है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। वी मीट टुमारो नेक्स्ट डे। थैंक यू।